everyone, welcome to the one shot lecture of your chapter solution. Solution का ये जो one shot मैंने create किया है, इसमें मैंने NCERT की lines as well as I have included all those important formulas which are required for this chapter to be called complete. अगर आप इस one shot को देखोगे, it will be a crystal clear revision for you for your boards as well as for your competitive examinations. अब जब हम solution chapter को पढ़ते हैं, so there are certain points जो हमें याद होने चाहिए. सबसे पहले है concentration terms, Henry's law, Raoult's law, ideal and non-ideal solution. अब what are they? But before we start up with these, whether it is concentration term, Henry's law, Raoult's law या किसी से भी हम start करें, मैं आपको थोड़ा बहुत इन टेक्स्ट देना चाहती हूँ कि आपकी एनसीईआरटी में शुरू कैसे होता है. क्योंकि हम सोल्यूशन यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ टेबल. सोल्यूशन हमेशा बनता है एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट से. ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से. सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सिंबल से, सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं बी सिंबल से. अब सबसे पहले ही अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो आपको यहाँ पे एक ये टेबल गिवन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस टेबल टेल्स यू द सोल्यूट, द सॉल्वेंट एंड इसके एग्जांपल्स. अगर हम गैसियस सोल्यूशन ले रहे हैं तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैस है. अगर हमने गैस को गैस में मिक्स किया, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लर्न कर लो, नाइट्रोजन इज कॉमन. नाइट्रोजन 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 कॉमन है. गैस में गैस डाला यानी कि ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में डाला, लिक्विड इन गैस को डाला यानी कि क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में डाला, एंड सॉलिड इन गैस को डाला यानी कि कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस. तो आई होप दिस इज क्लियर. लिक्विड इन लिक्विड कंपैरेटिवली इजियर है, वहां पे पानी है सब में. अगर गैस इन लिक्विड की बात करें तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है पानी में. लिक्विड इन लिक्विड की बात करें तो इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, एंड सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो ग्लूकोज पाउडर से ग्लूकोज सोल्यूशन बनाता है. एंड आता है सॉलिड इन सॉलिड. अगर हम बात करें गैस इन सॉलिड की तो यहाँ पे H2PD. इसको लर्न करने का तरीका, जब हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन्स में, तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में ये यूज होता है. पैलेडियम को कैटलिस्ट के तरीके से लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, जिससे अल्कीन जो है ना वो अल्केन में कन्वर्ट होती है. खैर मैं आपको इतना सब इसीलिए बता रही हूँ ताकि ये टेबल लर्न करना आसान हो जाए. तो सॉलिड में अगर हम गैस को ऐड करेंगे, उसका स्टैंडर्ड एग्जांपल एनसीईआरटी में H2PD दिया है. अगर लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो अमेल्गम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, एंड सॉलिड इन सॉलिड में देयर इज अ फ्यूजन ऑफ कॉपर विद गोल्ड. सो ये टेबल है. अब आप पूछोगे इसे लर्न करना है, आई विल सजेस्ट यू या रेकमेंड यू कि आप इसे लर्न कर लो. यू नेवर नो कब किधर से कैसा क्वेश्चन आ जाए, स्पेशली विद द ट्रेंड्स दैट आर गेटिंग फॉलोड. लर्न कर लोगे, इट विल बी वेरी नाइस. ठीक है. उसके अलावा जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं तो वहां पे भी रीड सर्टेन टर्म्स लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी. राइट, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए. मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, बट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है. इस तरीके से मोलैलिटी होती है. देन वी हैव नॉर्मैलिटी. फिर होता है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इसका क्या मतलब होता है? वेट बाय वेट परसेंटेज होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आपने, एक्चुअली में नंबर ऑफ मोल्स से नहीं करेंगे, वेट बाय वेट है ना, तो वेट बाय वेट में वेट ही लेंगे, यानी कि कितना वेट है हमारे सोल्यूट का, अपॉन हम कर देंगे कितना वेट है टोटल सोल्यूशन का, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. तो इस तरीके से वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमें मिलता है. ठीक है. अब जब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करते हैं तो ये मैंने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देखी है वो आपको देखने को मिलेगी. अब हमें पता है ब्रास जो है वो अलॉयज से मिलके बना होता है. तो अलॉयज क्या होता है? इट इज एक होता है होमोजीनस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर में सारी चीजें प्रॉपर क्वांटिटी में है और उनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड है. हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्वांटिटी फिक्स नहीं है. तो जब सॉलिड बनाया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर के तरीके से तो हम उसे जनरली एलॉय बोलते हैं. तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, पहली चीज. जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल, एंड ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. 1 ppm से ज्यादा होगा. पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन होता है, यानी कि हमने क्या किया, हमने लिया सोल्यूट को, जितना भी सोल्यूट था, अपॉन हमने सोल्यूशन लिया और हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁶ से. ये होता है पार्ट्स पर मिलियन. तो 1 ppm अगर हमने ले लिया, 1 ppm अगर पानी में फ्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन हुई तो उसके वजह से टूथ डीके हो जाएगा, और 1.5 ppm हुआ तो वो हमारे टीथ का मॉटलिंग ऑफ टीथ करेगा. सो इट इज गोइंग टू कॉज मॉटलिंग ऑफ टीथ. NaF, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, that what is used as rat poison. So rat poison is actually sodium fluoride. Sodium fluoride is used as rat poison. CaOCl2 is bleaching powder.
एंड ये इसमें 3.62% NaOCl होता है पानी में, यानी मैंने NaOCl को जब पानी में मिक्स किया और मैंने जब इसका वेट बाय वेट परसेंटेज निकाला तो वो मुझे मिला 3.62%। ठीक है, इसको लर्न करने का तरीका, बायो में अगर आप नीट स्टूडेंट हो तो बायो का पेपर 360 मार्क्स का होता है, बस उसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो 3.62% होता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से लर्न कर लो। Volume by volume percentage 35% ethylene glycol which is used as anti-freezing agent. Ethylene glycol का फॉर्मूला होता है C2H6O2। इथाइलिन ग्लाइकोल एंटी फ्रीजिंग एजेंट जब बहुत ज्यादा बर्फ होती है, जहाँ पे माउंटेन एरियाज होता है, जहाँ पे बहुत बर्फ गिरती है, वहां पे जो इंजन होते हैं कार के जो इंजन होते हैं वो जनरली फ्रीज कर जाते हैं। तो वो कार के इंजन फ्रीज ना करें इसीलिए हम इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं, क्योंकि वो एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, -17.6 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। और 35% इथाइलिन ग्लाइकोल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम लेते हैं। ये वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम के स्टैंडर्ड एग्जांपल्स है जो एनसीईआरटी रीड करते टाइम पे इग्नोर हो जाते हैं, बट हमें इग्नोर नहीं करने, हमें उनको लर्न कर लेना है ताकि हमारा ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में इथिलीन ग्लाइकोल, यहाँ पे CaOCl2। मास बाय वॉल्यूम की बात करें तो मेडिसिन जो फार्मेसीज होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, जब वो मेडिसिन की फॉर्मुलेशंस कर रहे होते हैं तो वो जनरली वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज लेते हैं या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लेते हैं, तो वहां पे यूज होता है ये वाला केस। ठीक है, अगर हम बात करें सॉल्ट वाटर की, यानी कि सी में जो सॉल्ट है ना, सी का जो सॉल्टी वाटर है, तो उधर भी आपका जो है वो पार्ट्स पर मिलियन में होता है। अगर पार्ट्स पर बिलियन हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁹ से। 1030 ग्राम ऑफ सॉल्ट होता है, यानी 5.8 ppm ऑक्सीजन है, और 1030 ग्राम ऑफ NaCl जो है वो उस पानी में हमें देखने को मिलता है अगर आप 1 लीटर ऑफ वाटर लेते हो तो। इस तरीके से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं। सल्यूबिलिटी क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर गिवन कंडीशन। जो भी कंडीशंस गिवन है हमें, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट हम कितना डालकर उसको मिक्स कर सकते हैं, उसे सल्यूबिलिटी बोला जाता है। So the maximum amount of the solute that can dissolve in specific amount of solvent under given condition. Condition में क्या क्या आएगा? प्रेशर कितना दे रहे, टेम्परेचर कितना दे रहे, है ना, वो होगी हमारी सल्यूबिलिटी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि सल्यूबिलिटी में या तो आप सॉलिड की सल्यूबिलिटी की बात करोगे या तो आप लिक्विड की सल्यूबिलिटी की बात करोगे, और उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आपका टेम्परेचर और एक है प्रेशर। टेम्परेचर में क्या ट्रेंड है, जैसे हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन लिया, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे जो ये एस है, एस होता है स्पॉन्टेनिटी, वो स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाती है। अगर आपने पानी को गर्म किया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेंगे, तो एकदम स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पॉन्टेनिटी कम होती है, क्योंकि हीट जो है वो बाहर रिलीज हो जाती है, कुछ बचा ही नहीं रहता है ना, बाहर चला जाता है, ओपन कंटेनर है तो द हीट इज रिलीज। बट अगर एंडोथर्मिक है तो दूर दूर भागेंगे, स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाएगी। प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो लाइन ऑफ एनसीईआरटी, कि प्रेशर का लिक्विड्स और सॉलिड्स में कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, बिकॉज प्रेशर अप्लाइड ही नहीं होता है लिक्विड्स और सॉलिड्स में। इट दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, यू कैन नॉट कंप्रेस देम बाय अप्लाइंग whatever amount of pressure, hence they are not getting considered only। फिर आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बताता है सल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड, कि गैस लिक्विड में कितना सल्यूबल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी का भी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट। तो यहाँ पे ये जो है ये मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो जो कांस्टेंट आता है वो आता है हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, अब हेनरी थे, अपना नाम अमर करना था ना उन्हें, तो उन्होंने KH दे दिया, मतलब उन्होंने हेनरीज कांस्टेंट दे दिया। तो यहाँ पे ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट, B है यानी कि ये सल्यूट है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, जितना भी सोल्यूशन है सॉल्वेंट के मोल्स और वो, तो वो आपको वो देगा। बोथ KH एंड PB हैव सेम यूनिट्स, इनकी और इनकी सेम यूनिट्स है XB, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन हमें कहाँ देखने को मिली, यानी कि हमें कहाँ पता चला कि अच्छा गैसेस की भी सल्यूबिलिटी होती है।
वो हमें देखने को मिला सोडा ड्रिंक में। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है सोडा ड्रिंक्स में, इन्फ्यूज किया जाता है पानी के साथ, तो एक यहाँ देखने को मिला। एनॉक्सिया कंडीशन होती है। एनॉक्सिया, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और सिर्फ आपने फॉर्मूलाज लर्न किया ना इस चैप्टर की, आई एम टेलिंग यू, आपको लगेगा यार ये वन शॉट क्या है, बट ये वन शॉट आपके बोर्ड्स के लिए इनफ है। दिस इज इनफ फॉर योर बोर्ड्स, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है। तो अगर आप इतना ही कर लोगे ना एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, योर बोर्ड्स आर सॉर्टेड। ठीक है, तो एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे। सोडा ड्रिंक्स में यूज होता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वाले सोडा ड्रिंक्स होते हैं। अनॉक्सिया जैसी कंडीशन होती है। अनॉक्सिया क्या होता है? अनॉक्सिया इज अ कंडीशन जहाँ पे आप हाई एल्टीट्यूड पे जब हम जाते हैं माउंटेन्स पे वगैरह पे, तो वहां पे हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो द लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, जैसे जैसे प्रेशर कम हुआ वैसे वैसे एक्स भी कम हुआ, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऊपर जाने पे प्रेशर कम होता है, तो एक्स भी कम हो गया, उसकी वजह से अनॉक्सिया वाली कंडीशन आती है। बेंड्स क्रिएट होते हैं। तो जनरली क्या होता है? स्कूबा डाइवर्स होता है। अब जब स्कूबा डाइवर्स पानी में नीचे जाते हैं ना, तो जब वो ऊपर आ रहे होते हैं तो उनको एक चीज कही जाती है कि अब ऊपर आने के टाइम पे ना अब ऊपर आने के टाइम पे जल्दबाजी मत करना, या अब अपना मुंह मत खोलना, मतलब जो आप माउथ में पहनते हैं ना, तो वो माउथ को ओपन मत कर देना। वाई इतने प्रिकॉशंस देने को क्यों बोला जाता है उनको? क्योंकि ना उनको बैंड्स आने की, यानी उनकी ऐसी ब्लड वेसल्स होती है, अगर थोड़ा सा भी उन्होंने माउथ ओपन कर दिया वो सांस नहीं ले सकते। बट घबराहट की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जब ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं, नीचे होता है प्रेशर ज्यादा, ऊपर होता है प्रेशर कम, उसकी वजह से, घबराहट की वजह से अगर आपने बोलने की कोशिश की, या अगर आपने कुछ भी किया ना, तो यहाँ पे आपकी जो पर्टिकुलर वेसल्स है उसमें एयर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे, और उसे हम बोलते हैं बेंड्स, और इससे तुरंत मौत हो जाएगी उस इंसान की। इसीलिए क्या किया जाता है, इसके प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है, जो सिलेंडर्स दिए जाते हैं स्कूबा डाइवर्स में, उन्हें हीलियम डाला जाता है, ताकि वो उसको प्रॉपरली एक्लिमेटाइज करने में हेल्प करे। तो कितना परसेंटेज कौन सा गैस है उसको लर्न करने का तरीका है। अगेन, अगर आपका नीट का पेपर होता है तो उसमें केमिस्ट्री 180 मार्क्स की होती है और बायो 360 मार्क्स की होती है। टोटल पेपर 720 मार्क्स का होता है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, मान लो केमिस्ट्री में आपके 117 मार्क्स है, बायो में आपके कुछ 321 मार्क्स है, और टोटल मार्क्स आपके 562 है। इसीलिए बताया कि 11.7% जो है वो हीलियम है, 56.2% सबसे ज्यादा नाइट्रोजन डाला जाता है क्योंकि एयर में ज्यादा है, एंड 32.1% जो है वो ऑक्सीजन है। बस इस हिसाब से सिलेंडर्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे जब हम इन सब चीजों को कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा PB इज इक्वल टू KH इंटू XB। अब क्या कर सकते हैं, हम इस KH को इधर ले जा सकते हैं, और XB क्या है? मोल फ्रैक्शन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बट क्योंकि सॉल्वेंट हम इतना ज्यादा ले रहे हैं और सल्यूट एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, हम इस NB को निग्लेक्ट करते हैं ताकि हमारे सोल्यूशन में आसानी हो जाए। तो PB अपॉन KH हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वो जनरली होता है 55.5%। अगर आप 1 लीटर ऑफ वाटर ले रहे हो तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो 55.5। अगर 1 लीटर नहीं लिया मैम तो यहाँ पे फिर उसमें चेंजेस कर दो। ठीक है, तो PB इज इक्वल टू व्हाट? PB इज इक्वल टू KH इंटू XB, और ये जो XB है ना वो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के तरीके से कंसिडर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अलग अलग। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अब ये भी एनसीईआरटी में दिया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, तो आप प्लीज उसको पढ़ो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है हेनरीज लॉ की? कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। हर एक गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, जितनी भी गैसेस है ना, उन सब की अपनी खुद की एक पर्टिकुलर डिफरेंट वैल्यू होगी हेनरीज कांस्टेंट की। और जो यूनिट है KH एंड P की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप KH को बढ़ाओगे तो उसकी सल्यूबिलिटी कम होगी। The more higher the KH will be, the less the solubility will be। मतलब वो लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो चीजें, हर एक गैस का अपना खुद का KH है, और जितना ज्यादा आप KH की वैल्यू को बढ़ाओगे उतनी कम आपकी सल्यूबिलिटी होगी। लिमिटेशंस है कुछ हेनरीज लॉ के। क्या लिमिटेशंस है? प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट। जो गैस को मैंने डाला, मान लो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को मैंने पानी में डाला, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन ने पानी के साथ रिएक्ट कर दिया। इट शुड नॉट गो अंडर एनी केमिकल रिएक्शन, और इट शुड नॉट गो अंडर एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑल्सो। जो चीजें जैसी है वैसी रहेंगी तो हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है, यानी कि जो प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction. This is what it is. अगर ऐसा नहीं है then चीजें जो है वो भी वैसे वर्क
नहीं करेंगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो partial pressure of any gas is actually equal to the mole fraction of it, but if these failures happen, these limitations come, we cannot consider it to be true. Okay, अब हम देखेंगे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या होता है? राउल्स लॉ होता है द प्रेशर। सबसे पहले राउल्स लॉ समझने के लिए आपको समझना होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज वेपर प्रेशर? सो वेपर प्रेशर होता है द प्रोसेस एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस। तो बेसिकली वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर है कि मान लो एक आपका कंटेनर है, इसमें मैंने लिक्विड लिया, ये जो यहाँ से वेपर्स उठ रहे हैं, ये जो वेपर्स उठ रहे हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के सरफेस पे at a given temperature, और इसी को बोला जाता है vapor pressure of a liquid. So the pressure exerted by the vapor, the pressure exerted by the vapor, the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in an equilibrium with the liquid at a given temperature is called as the vapor pressure of the liquid. तो जो वेपर्स है, जो लिक्विड के ऊपर है, वो जो प्रेशर लगाते हैं लिक्विड के सरफेस पे, वही होता है क्या? वही होता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। अब जो वेपर प्रेशर है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। क्या दो चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है? दैट इज नेचर ऑफ अ लिक्विड एंड द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। सो बेसिकली क्या होता है कि एक तो नेचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। इतना सॉर्टेड है, तो मैं अब आगे बढ़ूंगी। यहाँ पे क्या है, आपको पता है PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो जब हमने यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया तो PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। अब आप बोलोगे यार इन दोनों में डिफरेंस था ही क्या? यहाँ पे मैंने बोला PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, तो PB इज इक्वल टू KHXB। सिंपल है ना, ऐसे ही बोला। अब वही तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बट यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ PA नॉट, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो होता है PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ठीक है, विच इज इक्वल टू टोटल pressure. ये आपका फॉर्मूला है। The partial pressure of each component of an ideal mixture of a liquid is equal to the vapor pressure of the pure component mixture by its mole fraction in the mixture. So जो partial pressure है हर एक component का of an ideal mixture of the liquid equals to the vapor pressure of the pure component mixture multiplied by its mole fraction in the mixture. अब हम बात करते हैं कि इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनता है। तो वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू 1 अपॉन मोल्स के साथ। हमने यहाँ पे जो P टोटल कंसिडर किया ना, PT इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, बस उसी का हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है। हमने यहाँ पे देखो PA नॉट रखा एंड PB नॉट रखा। अब PB नॉट में XB के साथ है, यानी XA की वैल्यू 0 होगी, और PA नॉट में XA है तो XB की वैल्यू 0 होगी। और जब हमने उसको प्लॉट किया तो हमें यहाँ से पता चला कि PA नॉट की वैल्यू PB नॉट की वैल्यू से ज्यादा है। वेरी सिंपल, ठीक है। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोल्स, ये आपको याद रखना है। तो बस यही है आपका राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या बोल रहा था कि जब आप पार्शियल प्रेशर लेते हो हर एक कंपोनेंट का, और अगर आप उस पार्शियल प्रेशर को मल्टीप्लाई करते हो टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, इट इज इक्वल टू द टोटल पार्शियल प्रेशर। तो बस यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of an ideal mixture of liquid is equal to the vapor pressure of pure component mixture multiplied by its mole fraction in the mixture. ठीक है। अब जो नेक्स्ट लास्ट मोस्टली लास्ट टॉपिक आता है वो आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं जो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करते। जी हाँ, वो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करते, वो अलग एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं विच इज नॉट राउल्स लॉ। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, और किसी भी तरीके से ना वो साइज पे डिपेंड करती है, ना वो उस पर्टिकुलर चीज के केमिकल नेचर पे भी डिपेंड करती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ सोल्यूशन एंड नॉट इन एनी वे ऑन द साइज और ऑन द केमिकल नेचर। Only when solution contains non-volatile solute तभी होती है colligative properties। colligative properties में तीन चीज कॉमन होती है। एक तो non-volatile solute होता है, आप जो भी solution लोगे वो dilute होगा, और मोलर मास आपको जो है
मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट, वो आपको जनरली निकालना होता है। तो हमेशा हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको मोलर मास इज समथिंग जो आपको नॉन, अब ऑब्वियसली अननोन सॉल्यूट है, आपको नहीं पता होगा। तो ये तीन चीजें होती है जो कॉमन होती है, एक तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। ओनली व्हेन सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तब होती है ये चार चीजें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। नॉन आइडियल में एक होता है पॉजिटिव, मान लो ये वेपर प्रेशर है, अगर इसे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव डेविएशन भाई, है ना, तो नेगेटिव डेविएशन। तो इट ओबेज राउल्स लॉ, मतलब चारों में जो तीनों चीजें कॉमन है वो ये तीन है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, ओके, एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट आपको निकालना है, ऐसे होता है, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में एक चीज जो आपको पता होगी वो ये है कि आइडियल जो है वो राउल्स लॉ भी करते हैं, नॉन आइडियल राउल्स लॉ भी नहीं करते। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे इधर इधर इसको कंटिन्यू किया है मैंने। जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं, ये वाला कॉलम जो है वो आइडियल का है और ये वाला जो है वो नॉन आइडियल का है, ठीक है। आइडियल वाले जो होते हैं उसमें पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट एक्स बी, जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे टोटल प्रेशर देखो अब ज्यादा है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है ना वो थोड़ा सा टोटल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे टोटल प्रेशर कम है। अब हम इसको लर्न कैसे करते हैं, यहाँ पे है कच्ची दोस्ती, दो इंसान है ए और बी और उनके बीच में एकदम कच्ची दोस्ती है, और इधर होती है इनकी पक्की दोस्ती। यानी ए और बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ए और बी स्ट्रेंथ से ज्यादा है, और यहाँ पे ए बी का बॉन्ड स्ट्रेंथ ए और बी स्ट्रेंथ से कम है। तो लर्न करने का तरीका है, और यहाँ पे तो वो इक्वल होता है क्योंकि आइडियल है। आइडियल में डेल्टा एच मिनिमम जीरो, डेल्टा वी मिनिमम जीरो, डेल्टा एस तीनों केसेस में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा जी तीनों केसेस में हमेशा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा यू जो होता है डेल्टा वी मिनिमम वो पॉजिटिव, यहाँ पे वो नेगेटिव, यहाँ पे वो नेगेटिव। तो इस तरीके से आपका ये लर्न हो जाता है, पॉजिटिव में सारी चीजें पॉजिटिव, नेगेटिव में सारी चीजें नेगेटिव, सिर्फ डेल्टा जी जो है वो तीनों केसेस में नेगेटिव, डेल्टा एस जो है वो तीनों केसेस में पॉजिटिव। बाकी आप उस हिसाब से देख लो। अब इनके एग्जाम्पल्स कैसे लर्न किया जाए, तो एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो है आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स है जो आइसोमर जैसे लगते हैं, जैसे बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन कैसे होती है C6H6 और उस पे मैंने टोलुइन लगा दिया, है ना। हेक्सेन और हेप्टेन C2H5 दिया C2H5 आई, तो ये वाले इधर आएंगे। अगर आपके किसी भी सोल्यूशन में अल्कोहल आ जाए या CCl4 आ जाए या CS2 आ जाए तो आप उसको इस कैटेगरी में रखोगे, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर, मेथेनॉल, CCl4, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन। ये इसमें जो दो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, एक है इथेनॉल के साथ ये एसीटोन, एसीटोन C डबल बॉन्ड O C के साथ आता है, और यहाँ पे एसीटोन के साथ CS2 है। तो ये दोनों जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, क्योंकि एसीटोन भी जनरली यहीं पे आता है, बट एसीटोन वहां पर भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे ये CHCl3 है, तो CHCl3 विद एसीटोन, तो फिर वो नेगेटिव डेविएशन है क्योंकि CHCl3 आ गया, ठीक है। अगर एसिड्स आते हैं, एनिलीन आता है या CHCl3 आता है, तो हम वहां पे उस हिसाब से कंसिडरेशन में लेंगे। अब क्वेश्चन हो सकता है कि यार अगर CHCl3 और CCl4 दे दे तो यहाँ पे मोलर मास से देखो, इसका मोलर मास ज्यादा है, CCl4 पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो ओवरऑल जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। सबसे पहला जो आता है वो आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड जो है उसके ऊपर ना वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ये वेपर्स लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो उसे कहा जाता है वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, क्योंकि हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वो यहाँ पे आके ऐसे सरफेस पे ना जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, तो ये जो सरफेस है इसका एयर के साथ कांटेक्ट काफी कम हो गया। क्योंकि सरफेस का एयर के साथ कांटेक्ट कम हो गया तो जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे वो भी कम हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आई होप आपको समझ में आया, नहीं आया थोड़ा रिवाइंड करो वापस देखो। क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होता है PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू XB अपॉन XA प्लस XB। XB मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट काफी कम होते हैं तो उन्हें हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से आपका ये आंसर होता है। PA नॉट जो है वो आपका प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड करेंगे।
अब इसी से मोलर मास निकाल सकते हो, मैंने आपको कहा मोलर मास आप हर जगह से निकाल सकते हो, मोलालिटी से मोलर मास निकाल सकते हो। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे वैल्यू बढ़ गई, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB. This XB over here is what? This XB over here is actually over here delta TB is equal to M into KB, और M जो है ना वो आपकी मोलालिटी है, तो मोलालिटी के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और KB जो होता है वो होता है एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है? एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये आपको दिया होता है जनरली क्वेश्चन में, और आपको मोलालिटी निकालनी होती है। मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा टी भी आपको मिल जाएगा। डेल्टा टी भी कैसे होता है? जनरली 100, कोई एक्स वैल्यू है, मान लो मेरा टेम्परेचर पहले 100 था और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आने की वजह से वो हो गया 150 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ? 150 माइनस 100 इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू केबी। वेरी सिंपल। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप करेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है KF इंटू एम, है ना? मतलब एक्चुअली होता है डेल्टा TF इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यहाँ पे इक्वल आना चाहिए। तो डेल्टा TF में जब प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो वो हो जाएगा KF इंटू एम। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है पाई इज इक्वल टू CRT, यहाँ पे जो C है वो मोलारिटी होता है, I जो है। अब यहाँ पे एक और चीज जो है वो एक्चुअली में इंट्रोडक्शन लेती है, जिसे हम बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल को डालते हैं, अगर या तो वो एसोसिएट करेगा या तो वो डिसोसिएट करेगा अपने आप को, ठीक है? तो या तो एसोसिएशन हो रहा है या तो फिर डिसोसिएशन हो रहा है, और वो डिपेंड करेगा कि भाई आपका आई क्या है। तो आप हर जगह पे यहाँ पे आई को मल्टीप्लाई रखने की कोशिश हमेशा रखना। अगर आइडियल सोल्यूशन है तब तो ये आई आपको मैटर नहीं करता, बट अगर नॉन आइडियल सोल्यूशंस है तो फिर यहाँ पे ये आई आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आप निकाल सकते हो आई माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा से, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन है तो आप निकाल सकते हो आई माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन, ठीक है? इससे आपको पता चल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे है। और आपको एक चीज जो याद रखनी है कि ये जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हर चीज से डायरेक्टली है। सिर्फ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? फ्रीजिंग पॉइंट से। अगर आपकी आई की वैल्यू बढ़ी तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ये याद रखना। आपको क्या करेंगे ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देंगे, जैसे CHCl3, CCl4, है ना, CH4। अब आपको बोलेंगे बताओ इसमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। आपको पता है अगर फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा मतलब कि मेरी आई की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब ये सारे डिसोसिएट कर रहे हैं, तो ये 3 4 5, ये 5 में डिसोसिएट करेगा, 4 5, ये भी 5 में डिसोसिएट करेगा। मान लो CCl3 लिख देती हूँ तो ये 4 में डिसोसिएट करेगा, और यहाँ पे CH2 कर देते हैं तो CH2 3 में डिसोसिएट करेगा। तो जिसका आई सबसे कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? आई होप इतना क्लियर है। और एक फाइनल आते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? द मिक्सचर विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक अ प्योर लिक्विड एंड पोजेस सेम composition of components in liquid as well as in vapor phase। तो वो लोग है ना वो एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपने आप को क्या करेंगे? बॉईल करेंगे। जैसे कि एक प्योर लिक्विड हो, तो प्योर लिक्विड कैसे बॉईल करता है? एकदम कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैसे बॉईल करेंगे, और उनका जो कॉम्पोजिशन होगा, जो वेपर में होगा और जो लिक्विड में होगा, वो भी सेम होगा। So that's it for the azeotropic mixture also, and that's it for the revision of this chapter also। मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए। एक चीज जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे एक होता है पॉजिटिव एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड नेगेटिव एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। शायद मैंने यहाँ पे लिखा है जी, देखिए, पॉजिटिव एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ना वो हमेशा नेगेटिव एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, और जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसकी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो पॉजिटिव एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, ठीक है? तो बस इतना याद कर लो। दैट्स इट फॉर द चैप्टर सोल्यूशन। 2 पेज में सोल्यूशन रिवाइज, हमने एनसीईआरटी बोर्ड सब कुछ रिवाइज किया है। थोड़ा रिविजन लेक्चर था, इट वाज सपोज्ड टू बी फास्ट, मैं इसको इतना भी स्लोली नहीं करा सकती थी, बट आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स व्हिच वर रिक्वायर्ड and I've tried to explain also a lot of things in the case if you don't know, तो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। अगर आपको डाउट आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, तो ये I माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चलता है कि उसकी डिग्री कितने डिग्री पे, परसेंटेज पता चलता है कि अच्छा 33% डिसोसिएशन हुआ, 45% डिसोसिएशन हुआ, तो हम निकाल भी सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो उस हिसाब से था, अगर किसी को डाउट आ रहा था तो। So that's it from my side about this chapter. We will be meeting in the next class with another chapter's revision. Till then, keep learning. Take care. Bye bye.